हेलो गाइस, सीजन एनिमे एक्सप्लेन चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो इस एनिमे को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इसका पार्ट 1 जो है मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, चैनल विजिट करके देख सकते हो। ओके, तो एनिमे का शुरुआत होता है, सेल्मा पूछती है कि ओरेन को कि वो एक काम करने के लिए तैयार है। ये सुन के ओरेन चौंक जाता है और उत्सुक होके काम के बारे में पूछता है। सेल्मा बताती है उसकी गिल्ड की बड़ी पार्टी कल डंजन में जाने वाली है और उस पार्टी में कई सारे नए रिक्रूट होंगे और एस रैंक का काम होगा कि उनका हिफाजत करे, उनकी रक्षा करे और यही सुनिश्चित करे कि हर 10 लेवल में आने वाले फ्लोवर बॉस को हराया जाए और किसी भी तरीके के कैजुअलिटी ना हो। वो बताती है कि इस एक्सपेडिशन को एक स्पॉन्सर ने ग्रीन लाइट दिया है और वो चाहती है ओरन एक एक्स्ट्रा एडवेंचर के रूप में उनके साथ चले। वो ओरन से ये भी कहती है कि वो उसकी स्किल से प्रभावित है, वरना वो उसको ये प्रस्ताव नहीं करती। ये बात ओरन को दिल को चीर जाती है। जब सेल्मा ने कभी अपनी माजा का प्रदर्शन किया था तब उसकी पार्टी के सदस्य उससे बहुत प्रभावित हो गए थे और तभी उन्होंने तय किया था कि उन्हें उनके पार्टी के लिए एक अच्छा मैच चाहिए और ओरन आखिरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर देता है, लेकिन एक शर्त पर कि वो डंजन में एक स्वॉर्डमैन बन के जाएगा, क्योंकि अब वो खुद को मैच नहीं मानता और सेल्मा को ये बात कुछ ठीक नहीं लगती। बट वो सोचती है कि उसे स्क्रूट करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि हालत ही ऐसी है। डिनर के बाद ओरान कुछ गियर खरीदने के लिए एक दुकान पर जाता है। वहाँ का बूढ़ा दुकानदार उसे ऐसे स्वागत करता है कि वो उसका पुराना कस्टमर है। वो बूढ़ा आदमी शुरू से ही ओरन का आर्मर अपग्रेड करता, उस समय से भी जब ओरन कुछ भी नहीं था। भारी दिल के साथ ओरन उसे बताता है कि अब वो उसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि अब वो हीरोज पार्टी में नहीं रहा। वो कहता है कि अब किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कौन से हथियार इस्तेमाल करता है या अपना आर्मो कहाँ से रहता है। वो बूढ़े आदमी से माफी मांगता है कि क्योंकि वो निराश कर रहा है, लेकिन बहुत बुरा आदमी मुस्कुरा देता है और ओरन को अब तक किए हर काम के लिए धन्यवाद देता है। वो कहता है कि लोग अब भी उसका बात सुनेगा क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। एक दिन फिर से ऊपर पहुंचने का रास्ता जरूर लेगा। ये बात ओरन के आंखों में आंसू ले जाते हैं। उसे एहसास होता है कि अभी भी कोई उसे भरोसा करता है। उसी पल वो फैसला करता है कि वो अपना पूरा ताकत झोंक देगा, खुद को जमीन से उठाकर खड़ा करेगा। अगली सुबह ओरन सेल्विया के साथ सिल्वर रैबिट क्लाइंट के मुखिया विंस से मिलने जाता है। विंस उनका स्वागत करता है और खुद का परिचय देता है। ओरन जवाब देता है कि इतने शक्तिशाली क्लाइंट के लीडर से मिलना उसके लिए सम्मान की बात है। विंस मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों बराबर है। विंस बताता है कि वो ओरन की उपलब्धियों से अच्छी तरह वाकिफ है और जानता है कि हीरोज पार्टी के सफलता में ओरन की बहुत बड़ी भूमिका थी। वो कहता है कि अब औपचारिक बातें छोड़कर उन्हें ये समझने की कोशिश करना चाहिए कि सामने वाला असल में क्या सोच रहा है और इस टीचिंग एक्सपीडिशन पर ध्यान देना चाहिए। विंस सेल्मा की ओर मुड़ता है और पूरी योजना समझाने को कहता है और सेल्मा बताती है कि डंजन के पहले फॉलोअर से लेकर सीधे 51वें फॉलोअर तक सिर्फ 3 दिनों में जाएंगे। पहले दिन वो 21वें फॉलोअर तक पहुंचेंगे, दूसरे दिन 36वें फ्लोवर और तीसरे दिन उनका लक्ष्य 91वें फ्लोवर को पुगना होगा। ये सब समझाते हुए सेल्मा को कल की वो बातचीत याद आती है जो उसकी विंस से हुई थी, जब उसने उसे बताया था कि ओरन को हीरोज पार्टी से निकाल दिया गया है। विंस ने तुरंत कहा था कि हीरोज पार्टी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दिया है क्योंकि ओरन के बिना वो पहले जितने मजबूत थे अभी वो नहीं है। सेल्मा भी इससे सहमत है। उसने कहा था कि ओरन की सपोर्ट मैजिक ने उन्हें उस स्तर तक पहुंचाया, वो उसके बिना कभी नहीं पहुंच सकती थी। वो जानती थी कि रो पावर में ओरन की सपोर्ट मैजिक कुछ एस रैंक स्पोर्ट मैजेस जितनी मजबूत नहीं है, लेकिन वो अपनी कास्टिंग स्पीड से इस कमी को
पूरा कर देता है, जो खुद सेल्मा से भी कम से कम 4 गुना तेज है। उसे वो लड़ाई भी याद आती है जहाँ ओरन अपनी कई ओरिजिनल स्पेल इस्तेमाल करता है और उससे भी बढ़कर उस स्थिति को समझने और तुरंत सही फैसला लेने की क्षमता अनमैच थी। उसके बिना हीरोज अपनी टॉप पोजीशन भी बनाए नहीं रख सकती। इसका मतलब है कि सिल्मा मैजिक इस मौके का फायदा उठा सकती है और देश की सबसे मजबूत पार्टी बन सकती है। ये सब सुन के विंस थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि इतना प्रतिभाशाली एंचंट ऐसे जॉन डॉन्जन रेड में क्यों शामिल होगा जहाँ उसके खुद के लिए कुछ हासिल नहीं होगा। सेल्मा जवाब देती है कि ज्यादातर सपोर्ट मैजिक को वो पहचान नहीं पाती जिसके वो हकदार होती है। वो खुद मशहूर है लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी मैजिक देखने में फ्लैशी है, जबकि असली ताकतवर मेजर्स अक्सर अंधेरे में ही रह जाते हैं बिना किसी पहचान के। सेल्मा इन्हीं बातें में हुई रहती है कि तभी ओरेन का वर्तमान में वापस ले जाती है। ओरन पुष्टि करता है कि कुल 10 रूकी पार्टी डंजन में जाएगी और उनके साथ 5 एक्सोट होंगे जिनमें सेल्मा और वो कुछ शामिल होंगे और वो बारी बारी से सब मोस्टर से लड़ेंगे ताकि रूकीज को कोई नुकसान नहीं हो पाए। और उसके बाद ओरन ये स्वीकार करने के फैसला लेता है क्योंकि वैसे भी उसके लिए कुछ करने के लिए खास नहीं बचा था और कहता है कि उसे पहले ही 2 गोल्ड पॉइंट उसे दे जाएंगे और 10 और मिलेंगे। ये सुनकर ओरन थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये तो लगभग 1 साल की कमाई के बराबर है। सेल्मा जवाब देती है कदर करते इसलिए चाहते है कि उसे पूरा और सही मुआवजा मिले और ओरन उन्हें धन्यवाद देता है और अगले दिन सुबह मिलने का वादा करता है। अच्छे की उम्मीद करते हुए अगली सुबह जल्दी आ जाती है और ओरन डंजन की एंट्रेंस पर पहुंचता है जहां उसे नए एडवेंचर यात्रा के लिए इंतजार किया हुआ दिखता है। वो सेल्मा की आउटफिट के तारीफ करता है जिससे सोफिया चिढ़ जाती है, फिर याद दिलाता है कि वो अब वो एक नाबालिग है। ओरन उसे कहता है कि थोड़ा चिल करे क्योंकि वो माइकल जैक्सन का भी फैन नहीं है। सोफिया उसे पूछती है कि वो अब कहाँ रहेगा क्योंकि पहले वो अपनी पार्टी के मैंशन में रहता था। ओरन जवाब देता है कि फिलहाल वो इनमें रह रहा है लेकिन जल्द ही कोई नई जगह भी ढूंढ लेगा। इसके बाद ओरन चारों तरफ देखता है और कहता है कि लगता है सब लोग आ चुके हैं और अब उन्हें एक्सपेडिशन शुरू कर देना चाहिए। सेल्मा सहमति में सिर हिलाती है और सोफिया को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए बोलती है और ओरन को बाकी 3 एक्सोट के पास ले जाती है जो इस यात्रा को स्मूथली चलाने के लिए संभालने वाले हैं। सेल्मा ओरन को बाकी एक्सोट से मिलाती है। बाकी तीनों एस्कोर्ट्स तुरंत उसका स्वागत करते हैं। अपना परिचय देते हुए नीले बालों वाला लड़का एंड बताता है कि वह एक टैंक है। उसके बाद सुनहरे बालों वाला बर्न खुद को भी टैंक बताता है। आखिरी में छोटी बालों वाली लड़की खुद को हीलर बताती है। उसका नाम कैथी है। ओरहान तुरंत समझ जाता है कि वह खुद फ्रंटलाइन अटैकर है और सेल्मा एन्चांटर है। इस तरह ये एस्कोर्ट्स की एक बहुत बैलेंस्ड पार्टी बन जाती है। लेकिन वह सोचता है कि अगर उसने उनका ऑफर ठुकरा दिया होता तो उनका क्या प्लान होता। उसे साफ लगने लगता है कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन फिलहाल वो आगे बढ़ने का फैसला करता है और देखना चाहता है कि आगे क्या होता है। कुछ ही देर बाद सेल्मा सभी रुकीज को एक जगह इकट्ठा करती है और उन्हें ओरहान से मिलवाती है। वो बताती है कि इस यात्रा के लिए उन्हें एक बेहद ताकतवर हेल्पर मिला है, इसलिए उन्हें किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। वह कहती है कि ओरहान 94वें फ्लोर तक जा चुका है, जहाँ तक वो खुद भी अभी तक नहीं पहुँची है। साथ ही वो हीरोज पार्टी का हिस्सा रह चुका है, जो उसे देश के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बनाता है। ये सब सुनकर नए एडवेंचरर्स का हौसला काफी बढ़ जाता है और वे इस यात्रा को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं। लेकिन इतना दबाव ओरहान को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कराने लगता है, क्योंकि अब उसे पता था कि इतने सारे लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं। इसके बाद सेल्मा बाकी एस्कोर्ट्स को अपनी अपनी पार्टी संभालने को कहती है और ओरहान से बताती है कि वो 10वीं पार्टी को लीड करेगा, जो उन सब में सबसे प्रॉमिसिंग मानी जाती है। सेल्मा का मानना था कि सही गाइडेंस मिलने पर ये पार्टी मिडिल लेवल डंजन्स को भी आसानी से संभाल सकती है। ये बात ओरहान को फिर से थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि वो सोचता है कि एक आउटसाइडर को सबसे बेहतरीन पार्टी क्यों सौंपी जा रही है। फिर भी वह 10वें ग्रुप की ओर बढ़ता है और देखता है कि सोफिया भी उसी ग्रुप में है। वह पूछता है कि क्या उनकी पार्टी का कोई सदस्य देर से आने वाला है, क्योंकि उसे सिर्फ
3 लोग ही नजर आ रहे थे, लेकिन सुनहरे बालों वाला लड़का लोगन कहता है कि उनकी पार्टी में सिर्फ वही 3 लोग हैं। ये बात थोड़ी अजीब थी, क्योंकि 3 लोगों की पार्टी बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन लोगन कहता है कि उनकी पार्टी में सिर्फ 3 लोग इसलिए हैं क्योंकि कोई भी उनके साथ टिक नहीं पाता। वो खुद को पार्टी का लीडर बताता है और दावा करता है कि वह एक एन्चांटर है जो एक दिन सेल्मा से भी बेहतर बनेगा। ओरहन तुरंत समझ जाता है कि इस लड़के में एटीट्यूड की कमी नहीं है और वह सोचता है कि कहीं ये बात भविष्य में उसके लिए परेशानी न बन जाए। फिर वह दूसरी लड़की की ओर बढ़ता है। लड़की अपना नाम कैरोल बताती है और कहती है कि वह एक टैंक है, लेकिन ओरहन देखता है कि उसने कोई आर्मोर नहीं पहना हुआ है। वह पूछता है कि क्या वह डंजन के अंदर जाकर आर्मोर पहनेगी, तो वह जवाब देती है कि वह कोई शील्ड या आर्मोर इस्तेमाल नहीं करती। ओरहन पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि वह ब्लॉक करने से ज्यादा डॉज करने पर भरोसा करती है। कैरोल कहती है कि वह बिल्कुल सही समझा, क्योंकि वह नहीं चाहती कि कोई मॉन्स्टर उसे छुए भी। डॉज टाइप टैंक्स बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि वे अपनी तेजी और स्किल से मॉन्स्टर्स के हमलों से बचते हुए पास से काउंटर अटैक करते हैं। लेकिन इसके लिए असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो इस लड़की के पास साफ तौर पर नहीं था। ओरहन पूछता है कि क्या क्लैन ने उसे पहले ही इसके बारे में चेतावनी नहीं दी थी। लोगन जवाब देता है कि क्लैन ने कैरोल को कई बार कहा था कि जब तक उसे अनुभव न हो जाए वो एक नॉर्मल टैंक की तरह काम करे, लेकिन उसने उनकी बात अनसुनी कर दी। अब ओरहन को एहसास होता है कि ये पार्टी एक तरफ तो स्टार पार्टी है, लेकिन दूसरी तरफ यही प्रॉब्लम पार्टी भी है, जिससे एस्कॉर्ट शायद बचना चाहते थे। कुछ ही देर बाद एक्सपेडिशन शुरू हो जाती है और सभी डंजन में प्रवेश करते हैं। कैरोल एक पल के लिए भी चुप नहीं रहती और लगातार ओरहन से पूछती रहती है कि उसने पार्टी क्यों छोड़ी। ओरहन को समझ नहीं आता कि वह उसे कैसे चुप कराए। उनकी यात्रा फिलहाल स्मूथली चलती रहती है, क्योंकि ओरहन उनके पीछे मैजिकल ट्रैप्स लगाता जाता है जो अपने आप ही छोटे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। वो बेकार की लड़ाइयों में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। आखिरकार वे 20वें चाहिए। दूसरी समस्या ये है कि वह अपने मुख्य हथियार के तौर पर 2 छोटे डैगर्स इस्तेमाल करती है, जो उसके स्टाइल के मुताबिक तो सही है, लेकिन असली लड़ाई में शायद उनमें उतनी डिस्ट्रक्टिव पावर ना हो। सोफिया रॉ टैलेंट के मामले में उन सब में सबसे कमजोर है, लेकिन वह किसी कंप्लीट रूकी से बेहतर है और उसमें कोई बड़ी कमी नहीं है। यही वजह है कि वह इस ग्रुप की सबसे बैलेंस्ड मेंबर बन जाती है। गुफा के आखिरी हिस्से में एस्कॉर्ट्स लेवल 20 फ्लोर बॉस को हरा देते हैं, जिससे वे 21वें फ्लोर की ओर बढ़ सकते हैं, जो पहले दिन का उनका लक्ष्य था। कंप्लीशन के प्रूफ के तौर पर वे अपनी आईडी कार्ड्स रजिस्टर करवाते हैं और फिर रात को आराम करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, ताकि अगली सुबह फिर आगे बढ़ सके। लेकिन अगली सुबह जब ओरहन उठता है तो वो एक अखबार देखकर टूट जाता है। उसके फ्रंट पेज पर उसकी तस्वीर छपी होती है। हीरोज पार्टी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी होती है कि उन्होंने ओरहन को पार्टी से निकाल दिया है और उसकी जगह एक नया एन्चांटर रख लिया है। ये खबर उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरा जख्म दे जाती है, लेकिन वह जानता है कि अब वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। वो बाहर निकलकर बाकी लोगों से डंजन के बाहर मिलने जाता है, ये सोचते हुए कि आज की हेडलाइन पढ़ने के बाद रुकीज उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। रास्ते में उसे नीले बालों वाली एक लड़की रोकती है। वो लूना होती है, जो हीरोज पार्टी की हीलर थी। ओरहन को याद आता है कि उसके आखिरी दिनों में जब बाकी सब लोग उससे ठंडे व्यवहार करने लगे थे, तब भी लूना हमेशा मुस्कुराकर उससे बात करती थी और उसकी मदद के लिए तैयार रहती थी। जिस दिन उसे पार्टी से निकाला गया था, उस दिन लूना किसी काम से बाहर गई हुई थी। अगर वह वहाँ होती तो शायद बाकी लोग उसे इतनी आसानी से पार्टी से बाहर नहीं निकाल पाते। लूना ओरहन के हाथ पकड़ लेती है और उससे वापस आने की भीख मांगती है। वह कहती है कि वह कोई न कोई तरीका निकाल लेगी जिससे पार्टी को यह समझा सके कि उन्हें उसकी कितनी जरूरत है। वह उन्हें दिए गए उस वादे की याद दिलाती है कि वे सब मिलकर ग्रेट डंजन को क्लियर करेंगे, लेकिन ये बात ओरहन को और ज्यादा गुस्सा दिला देती है। वो कहता है कि वो वादा उन तीनों ने मिलकर किया था, जिसमें ओलिवर भी शामिल था, और वही ओलिवर उसे पार्टी से निकालने वाला इंसान है। टूटे हुए दिल के साथ ओरहन मुड़ जाता है और लूना से कहता है कि वह कभी भी उस पार्टी में वापस नहीं जाएगा। इसके बाद वह डंजन के एंट्रेंस की ओर बढ़ जाता है। रास्ते में ओरहन यही सोचता रहता है कि उसे हीरोज पार्टी से निकाल दिया गया है, और यही बात आज अखबार में साफ साफ लिखी हुई थी। इसका मतलब ये था कि अब सभी नए रिक्रूट्स भी ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि उसके बारे में क्या सोचे, खासकर तब जब सेल्मा ने उसे हीरोज पार्टी का सदस्य बताकर इतना हाई किया था, और अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। वो जल्द ही डंजन के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है, जहां उसे सभी रुकीज अंदर जाने के लिए इंतजार करते हुए मिलते हैं। लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। साफ साफ समझ आ रहा था कि यहाँ मौजूद हर एक इंसान आज का अखबार देख चुका है। नए एडवेंचरर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि ओरहन अब हीरोज पार्टी में नहीं रहा। लोगन सोचता है कि अगर ओरहन ने अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ी होती तो बात अलग होती, लेकिन अखबार में साफ लिखा था कि ओरहन को कमजोर होने की वजह से हीरोज पार्टी से निकाल दिया गया है, और यही बात सब कुछ बदल देती है। ओरहन रुकीज को ग्रीट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मिलाजुला सा रिस्पॉन्स मिलता है। उसे एहसास हो जाता है कि सिर्फ एक बेवकूफ अखबार की हेडलाइन की वजह से अब वो उतना वेलकम नहीं रहा जितना कल था। उसी समय सेल्मा
एंड बर्न और कैथी के साथ वहां पहुंचती है और तुरंत ओरहन से माफी मांगती है। वो कहती है कि ये गलतफहमी उसकी वजह से हुई, क्योंकि उसी ने रुकीज को शांत करने के लिए ये बात ज्यादा उछाल दी थी कि ओरहन पहले हीरोज पार्टी का हिस्सा था। ओरहन तुरंत उसे कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और वह अपना सिर हमेशा की तरह ऊंचा रखे और पार्टी को डंजन में लीड करे, जबकि वो पीछे से सपोर्ट देगा। एंड बर्न और कैथी भी कहते हैं कि ओरहन और हीरोज पार्टी के बीच जो भी हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच ये है कि ओरहन इस दुनिया के उन गिने चुने लोगों में से है जो 94वें फ्लोर तक जाकर वापस लौटे हैं। यह बात ओरहन को थोड़ा सुकून देती है। वो अपनी पार्टी की ओर बढ़ता है, जहां सोफिया और कैरोल पूरे दिल से उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं, लेकिन लोगन थोड़ा झिझका हुआ लगता है और उसे समझ नहीं आता कि ओरहन से कैसे बात करे। ओरहन खुद ही माहौल हल्का करने का फैसला करता है और अपनी पार्टी से पूछता है कि क्या उन्होंने आज का अखबार देखा है। सोफिया और कैरोल दोनों कहती हैं कि उन्होंने अखबार देखा है, लेकिन वो पढ़ने लायक नहीं है क्योंकि वो झूठ से भरा हुआ है। लोगन कहता है कि वो फॉक्स न्यूज सब्सक्राइब नहीं करता, इसलिए उसे सच सुनने की आदत है, और वो ओरहन से पूछता है कि क्या अखबार ने सच लिखा है। ओरहन जवाब देता है कि टेक्निकली अखबार सच ही है, क्योंकि उसे सच में पार्टी से निकाल दिया गया था ये कहकर कि वह कमजोर है। वो बाकी सदस्यों से माफी मांगता है कि उसने पहले ये बात नहीं बताई और कहता है कि वो वैसा हीरो नहीं है जैसा लोग उसे समझते हैं। सोफिया अब और नहीं सह पाती और कहती है कि वह झूठ बोल रहा है। वो कहती है कि वो बेहद ताकतवर है क्योंकि उसने खुद उसे अकेले ही ऑक्स की एक बड़ी भीड़ को बिना पसीना बहाए खत्म करते देखा था। ओरहन उसे धन्यवाद देता है और बाकी पार्टी से कहता है कि भले ही वो अब हीरोज पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन्हें 51वें फ्लोर तक आसानी से पहुंचाने में पूरी तरह सक्षम है और उनसे उस पर भरोसा करने को कहता है। लड़कियां इस बात से संतुष्ट हो जाती हैं, लेकिन लोगन निराश लगता है। उसे महसूस होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। इसके बाद वे डंजन में प्रवेश करते हैं। आज उन्हें 21वें फ्लोर से 35वें फ्लोर तक जाना था। ओरहन को अब भी उन्हें कोई आदेश या गाइडेंस देने की अनुमति नहीं थी। उसे बस पीछे रहकर ऑब्जर्व करना था और तभी बीच में कूदना था जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाए। यात्रा स्मूथली चलती रहती है। कैरोल अपने ट्विन डैगर्स और क्लोज कॉम्बैट स्टाइल से 24वें फ्लोर के मॉन्स्टर्स को आसानी से संभाल लेती है। 30वें फ्लोर पर सोफिया बड़े मॉन्स्टर्स को संभाल लेती है, जिसे देखकर खुद ओरहन भी हैरान हो जाता है और सोचता है कि शायद उसने सोफिया को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। फिर वे 31वें फ्लोर पर पहुंचते हैं, जो मिडिल फ्लोर्स माने जाते हैं। इसका मतलब था कि अब रुकीज अनजान इलाके में आ चुके हैं और उन्हें अपने गाइड्स की मदद और सलाह की जरूरत थी। इस बार ओरहन आगे बढ़ता है और अपनी पार्टी से पहले चलता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि कहीं कोई असामान्य खतरा छिपा न हो। अचानक उसे आगे गॉब्लिन्स की मौजूदगी का एहसास होता है और वो पार्टी को लड़ाई के लिए तैयार होने को कहता है। उसे ये भी पता चलता है कि एक ओआरसी भी इसी इलाके में भटक रहा है, जिससे लड़ाई थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन उसे अपनी रुकीज की काबिलियत पर भरोसा होता है। वो तुरंत कैरोल को गॉब्लिन्स पर हमला करने को कहता है और सोफिया को लॉन्ग रेंज मैजिक से ओआरसी को संभालने के लिए कहता है। कैरोल तुरंत गॉब्लिन्स से भिड़ जाती है और सोफिया ओआरसी पर हमला करने की तैयारी करती है। ओरहन फिर लोगन से कहता है कि वह सपोर्ट मैजिक इस्तेमाल करे, लेकिन उसके बोलने से पहले ही लोगन कई मैजिकल सर्कल्स बना चुका होता है और कैरोल पर एजिलिटी स्पेल्स डाल देता है ताकि उसे गॉब्लिन्स के खिलाफ फायदा मिल सके। लोगन अभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था कि ओरहन जैसा इंसान उसे गाइड कर सकता है, खासकर जब उसे लगता था कि ओरहन की सलाह इतनी बेसिक है कि कोई भी दे सकता है। अचानक हालात बिगड़ जाते हैं क्योंकि ओआरसी सोफिया के पीटीएसडी को ट्रिगर कर देता है और वो घबरा जाती है, खुद को हमले के लिए तैयार नहीं कर पाती। ये सबके लिए खतरनाक हो सकता था क्योंकि लोगन अभी भी कैरोल पर ध्यान देकर स्पेल्स डाल रहा था। लोगन असहाय होकर ओरहन की ओर देखता है, ये सोचते हुए कि वह कैसा गाइड है, जब वह देखता है कि ओरहन एक मैजिकल साइन बना रहा है जिससे ओआरसी की स्पीड काफी कम हो जाती है। ओरहन सोफिया के पास जाता है और उससे कहता है कि वो समय ले, सही निशाना लगाए, क्योंकि वो ओआरसी से कहीं ज्यादा ताकतवर है और उसे उससे डरने की जरूरत नहीं है। सोफिया गहरी सांस लेती है और एक विशाल फायरबॉल बनाती है जो ओआरसी को पूरी तरह नष्ट कर देता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि ओरहन भी, जिसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सोफिया एडवांस्ड लेवल मैजिक इस्तेमाल कर सकती है। कैरोल दौड़कर सोफिया को गले लगा लेती है और ओरहन उसकी तारीफ करता है। इसके बाद वे 35वें फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहां उनका सामना डेथ टेरेंटुला से होता है। लोगन घबरा जाता है और सोचता है कि वे सब मरने वाले हैं क्योंकि उसके हिसाब से वे इस मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकते, लेकिन सोफिया और कैरोल दोनों को ओरहन पर पूरा भरोसा होता है और वे उसके आदेश का इंतजार करती है। ओरहन लोगन को कैरोल पर एजिलिटी अप और स्ट्रेंथ अप डालने को कहता है और सोफिया पर मैजिक अप। लोगन सोचता है कि ओरहन पागल हो गया है क्योंकि वो फिर से वही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फिर भी वो आदेश मान लेता है। ओरहन कैरोल को क्लोज कॉम्बैट में मॉन्स्टर को एंगेज करने और उसका ध्यान अपनी ओर बनाए रखने को कहता है। कैरोल तुरंत टेरेंटुला की ओर दौड़ पड़ती है। लोगन उसे रोकना चाहता है, लेकिन ओरहन उसे रोक देता है और कहता है कि अगर वो आगे गया तो वे सब डिसएडवांटेज में आ जाएंगे।
फिर ओरहन सोफिया को मॉन्स्टर की पीठ पर हमला करने को कहता है। सोफिया तुरंत उसके सिर पर कूदती है और अपनी तलवार उसकी पीठ पर घसीटती है। ओरहन उसे कहता है कि मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर रखे, लेकिन जहर से भरे हमलों से बचते रहे। स्पाइडर कैरोल पर अपने नुकीले पैर से वार करता है, लेकिन कैरोल लगातार अटैक्स डॉज करती रहती है और कुछ वारों को पलट भी देती है। ओरहन लोगन से कहता है कि वह कैरोल पर स्पेल्स जारी रखे, क्योंकि अब उसकी जान उसी के हाथ में। फिर वह सोफिया से मॉन्स्टर को जमीन पर गिराने को कहता है। सोफिया उसकी टांगों पर एरो कटर एबिलिटी इस्तेमाल करती है और उसे गिरा देती है। कैरोल खुशी मनाने लगती है, लेकिन ओरहन उसे सावधान रहने को कहता है, क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। स्पाइडर अपने जाले से कैरोल को पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचने लगता है। ओरहन तुरंत लोगन को कैरोल पर स्ट्रेंथ अप और स्पीड अप डालने को कहता है। कैरोल घबरा जाती है और मदद की गुहार लगाती है। ओरहन सोफिया से रॉ कैरो तैयार करने को कहता है और कैरोल के डैगर्स पर शार्पनेस एनहांसमेंट डाल देता है। कैरोल जाले से खुद को छुड़ा लेती है और सोफिया रॉक एरो से मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। इसके साथ ही उस दिन की एक्सपेडिशन खत्म हो जाती है। ओरहन लोगन की तारीफ करता है कि उसके सपोर्ट स्पेल्स के बिना वे आज की लड़ाइयां नहीं जीत पाते। जब वे गुफाओं से बाहर निकलते हैं तो सूरज ढलने लगता है। सेल्मा सभी रूकीज को उनकी मेहनत के लिए बधाई देती है और कहती है कि उन्होंने अब तक शानदार काम किया है। कल उनकी यात्रा का आखिरी दिन होगा, इसलिए उन्हें ठीक से आराम और खाना चाहिए। सब अपने अपने रास्ते चल देते हैं। तभी एंट और बर्न ओरहन को लंच पर बुलाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद ओरहन यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। शहर लौटते समय लोगन सोफिया से उस दिन के बारे में पूछता है जब ओरहन ने पहली बार उसकी जान बचाई थी और पूछता है कि उसने कौन कौन से स्पेल्स इस्तेमाल किए थे। सोफिया याद करने की कोशिश करती है और बताती है कि उसने पहले वाइन ब्लास्ट किया था और फिर अपनी तलवार को मैजिक से एनहांस करके हर ओआरसी को काट डाला था। लोगन को एहसास होता है कि ओरहन बहुत अलग है। आज उसने देखा था कि ओरहन ने कैजुअली ओआरसी की एजिलिटी कम कर दी थी। ऐसे स्पेल्स को डीबफ कहा जाता है और इन्हें करना बेहद मुश्किल होता है। सेल्मा जैसी महान मेज भी कई दिनों में सिर्फ एक डीबफ कर पाती है, वो भी पूरी तैयारी के साथ। इसके अलावा ओरहन बिल्कुल परफेक्ट स्पेलकास्टर की तरह लड़ रहा था। उसे पता था कि कौन सा स्पेल कब खत्म होगा और वो पहले से एनिमी की मूवमेंट्स प्रेडिक्ट कर रहा था। लोगन को एहसास होता है कि उसने ओरहन को पूरी तरह गलत समझा था। वो सिर्फ एक मेज नहीं बल्कि एक जीनियस है। शहर पहुंचकर ओरहन बर्न और एंट के साथ टैवर्न में बैठता है। वे उसे कहते हैं कि वह जो चाहे ऑर्डर करे, आज सब उनका ट्रीट है। वे उससे उसके असली रोल के बारे में पूछते हैं। ओरहन बताता है कि वो हमेशा से स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता था। जब उसने अपने दादा को एक विशाल बीस्ट को मारते देखा था, तभी उसने ठान लिया था कि वह भी स्वॉर्ड्समैन बनेगा। वो हीरोज पार्टी में कुछ समय तक स्वॉर्ड्समैन रहा, लेकिन जैसे जैसे वे नीचे के फ्लोर्स पर जाने लगे, मॉन्स्टर्स की ताकत बढ़ने लगी। सेल्मा ने टीम स्ट्रैटेजी पॉपुलर की, जहां सब डिसीजंस एन्चांटर पर निर्भर होते थे। उनकी पार्टी में कोई एन्चांटर बनने लायक नहीं था, इसलिए ओरहन को वह रोल लेना पड़ा। पार्टी के लिए उसने अपनी स्वॉर्ड्समैन की पहचान छोड़ दी। वो कड़वाहट से सोचता है कि हीरोज पार्टी अब आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन फिर उन बातों को छोड़ देता है। वो लड़कों से कहता है कि अब वह ऐसा स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता है जो अकेले ही लोअर फ्लोर्स संभाल सके। उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन हीरोज पार्टी उसी डंजन में उससे मिलने वाली थी। यहीं ये कहानी खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।